नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने कश्मीर इतिहास में देखा अवंतीवर्मन से जो पांचवा तरंग आरंभ होता है वह एक गौरवमय पल होता है। लेकिन हम पांचवें तरंग के अंत में आ रहे हैं और यहाँ आते आते हम देख रहे हैं कश्मीर की जो व्यवस्था और दुर्दशा है वह बड़ी ही दयनीय है। दया आती है इस व्यवस्था पे जो उस समय काल में थी। इधर पार्था ने तो शासन संभाला था, लेकिन उनके और उनके पिता निर्जित वर्मन के बीच में सत्ता का संघर्ष चलता रहा और तांत्रिन सेना ने अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत की थी। ऐसी पकड़ कि वह सिर्फ उनका मतलब हुंडी से रहता था। और वह हुंडी कहाँ से आती थी? कन्नौज, जो कि ललितादित्य वर्मन या उसके बाद के राजाओं ने अपने अधीन किया था। तो वहाँ से इन क्षेत्रों से जितनी भी हुंडियाँ आ जाती थी वह तांत्रिन सेना के बेंट चढ़ जाती थी। राजा वही सफल होता था जो इनकी सेवा करे, तांत्रिन सेवा की। तांत्रिन सेना इतनी प्रबल थी कि वह ही शासक निर्धारित किया करते थे। निर्जित वर्मन, जिसको लंगड़ा भी कहते थे, वह अपनी रंगरलियों में बहुत ही मस्त था और हर पल स्त्रियों के आलिंगन या संग में होना उसके लिए एक जीवन शैली ही बन गई थी। और इसी कश्मकश में, सत्ता के कश्मकश में, कभी पार्था और कभी निर्जित वर्मन शासन किया करते थे। जो तांत्रिन सेना को खुश किया करता था वही शासक। और एक युवक होते हैं जिसका नाम सुगंध आदित्य होता है, जो कि राजघराने में ही थे। वह राजमहल में जितनी भी रानियां हैं उनके बहुत करीब था। और जो निर्जित वर्मन की दो रानियां थे उनके तो बहुत ही करीब था। वह कभी एक रानी के साथ में और कभी दूसरी रानी के साथ में पल बिताया करते थे, और वह भी बहुत निकटता के पल। दोनों रानियों को वह अलग अलग समय पे अपना समय देते थे। वह बहुत ही चतुर और चालाक थे। और ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि कश्मीर में शासन एकदम बिखर चुका था और शासन में बहुत ही अवरोधक थे। अवरोधक चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे वो शासन के रूप में हो। सच मानिए दोस्तों, ये जो शासन काल चला अवंतीवर्मन के पश्चात, ये सिर्फ जिस्म और स्त्रियों के भोग विलासता में ही बीता है। और छल, कपट, लोभ और विश्वासघात यही सत्ता का केंद्र रहा है। और उसमें इन चतुर रानियों ने अपना जो रोल है भलीभांति निभाया था। वह भी किसी चतुर प्राणी से कम न थे। इधर तांत्रिन सेना एकांगा सेना को परास्त कर सुरावर्मन को कश्मीर का शासक बनाते हैं। और सुरावर्मन ने उनको बहुत बड़ी भेंट का वादा किया था। यहाँ मेरुवर्धन क्षेत्र में समकरावर्धन सत्ता के लिए प्रयासरत थे और वह शासक बनने को आतुर थे। वह अपने अनुज छोटे भ्राता शंभुवर्धना को तांत्रिन से संपर्क करने को कहते हैं। लोभ और लालच इतनी बढ़ चुकी थी कि शंभुवर्धना स्वयं का प्रस्ताव तांत्रिन सेना के समक्ष रखते हैं और खुद ही शासक बन जाते हैं। इसी बीच में काक्रवर्मन राजमहल पर दावा अपना पेश करते हैं और शंभुवर्धन उनके समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं और काक्रवर्मन शासक बनते हैं। ये सत्ता का खेल ऐसे ही चलता रहा कश्मीर में और आगे की कहानी ऐसे ही है, सुनते रहिए।
काक्रवर्मन जो दिन में निर्णय करते थे, रात होते होते वह अपने ही निर्णय को भूल जाते थे और वह भी स्त्रियों के संग में उनकी निकटता होती है। इधर संवर्धना शंभुवर्धना के बड़े भ्राता अपना दावा फिर पेश करते हैं और वह युद्ध के लिए काक्रवर्मन को ललकारते हैं। काक्रवर्मन इतने तेज और चतुर होते हैं कि वह युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले संवर्धना का ही वध करते हैं। इससे तांत्रिन सेना तितर बितर हो जाती है और कहते हैं जो 5-6 हज़ार तांत्रिन सेना इधर उधर भाग रही थी उनका भी वध किया गया। बाकी तांत्रिन सेना कैसे भी करके अपनी जान बचाई और यहाँ पे काक्रवर्मन एक तरफा राज्य करते हैं कश्मीर में कुछ समय के लिए। और भूभट्टा नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति जो कि एक क्षेत्र में होते हैं, वह शंभुवर्धन को दबोच लेते हैं क्योंकि वह भी एक षड्यंत्र रच रहे होते हैं राजा के खिलाफ, जिसका काक्रवर्मन को ज्ञात होता है। और भूभट्टा उनको काक्रवर्मन के समक्ष लाते हैं और कुछ ही पल में उनका भी वध हो जाता है। बाकी जिन्होंने विश्वासघात किया है होता है उस समय काल में, उन सब का वध काक्रवर्मन वहीं पे करते हैं। फिर कुछ जनजाति काक्रवर्मन के दरबार में पेश होते हैं और वह कुछ स्त्रियों को अपने साथ लाते हैं जिसमें कुछ नृत्यांगना भी होती है और वह नृत्यांगना अपने मादक नृत्य से राजन का मोह अपनी ओर खींच लेते हैं। ये स्वापाका लोग होते हैं। स्वापाका एक जनजाति क्षेत्र था जहाँ के लोग इस काम में अपना पालन पोषण करते थे। और मज़े की बात यह है कि राजमहल जो है वह अब ऐसे ही लोगों का तकिया बन चुका था। मतलब बैठ के ऐसे ही लोगों के साथ में होती थी, बस मनोरंजन के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। इनमें से 2 स्त्रियाँ स्वापाका लोगों की स्त्रियाँ वह राजन की रानी बन जाती है। और रानी बनने के बाद ऐसा नहीं कि वह एक रानी की तरह व्यवहार करे, वह अपना कार्य जो है वह भी चालू रखते हैं। और उसी में अगर वह कुछ गैर लोगों से भी संबंध बनाते थे और उन्हें कोई देख लेता था तो उसका वध भी निश्चित होता था। तो ये षड्यंत्र का खेल राजमहल में एक आम सी बात हो गई थी। षड्यंत्र इतना गहरा था कि स्वापाका स्त्री के शौच में जब राजन अपना शौच कर रहे थे तो तभी षड्यंत्र पूर्वक स्वापाका लोग जो कि अपने लूट खसूट के लिए भी माने जाते थे, वह राजा पे धावा करते हैं या राजा पे हमला करते हैं और राजा तिलमिला के भाग जाते हैं, लेकिन वह उनको अपनी तलवार से वध कर देते हैं। फिर काक्रवर्मन राजा के बाद पार्था के बेटे उन्मत्तवाणी राजन बनते हैं। वह अपने पिता पार्था का वध करते हैं सेना का उनके महल में घेराव करके। और पागलपन इस कदर हावी था कि जैसे ही वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वह उस मृत शरीर के सामने हंसने लगते हैं। अपना ही बेटा अपने पिता के मृत शरीर के सामने एक तो तलवार उठाकर खुशी का इजहार करता है और खुशियाँ मनाता है।
बस एक आध साल में ही वह क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित होते हैं और वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसी करनी वैसी बरनी। कमलावर्दना भी शासक के लिए आतुर होते हैं, पर उनको ब्राह्मणों का साथ कभी नहीं मिलता है और ब्राह्मण उसको कभी शासन पे बैठने भी नहीं देते हैं। और उसके बाद फिर जो राजन आते हैं वह ब्राह्मणों द्वारा समर्थित या ब्राह्मणों का समर्थन पाकर और प्रजा का भी समर्थन पाके वह शासन करते हैं। और इस राजन का नाम है यशकारा। जी हाँ, अब यहाँ पे हम अपना 5वां तरंग समाप्त करते हैं और छठे तरंग में हम यशकारा के शासन के बारे में जानेंगे और कश्मीर की आगे की गाथा। दोस्तों, हम बहुत ही निकट आ रहे हैं अब 1300 ईस्वी के आसपास में, और यहीं पे कश्मीर एक घटनाक्रम में करवट लेता है और वहीं से हम भी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप सब कश्मीरी हिंदू भी शामिल है, उसका इन्फ्लुएंस या उसका असर आज तक हमारे ऊपर है। तो सुनते रहिए और शेयर करते रहिए अपने लोगों के बीच में और पूरे भारतीयों के बीच में। ये है कश्मीर इतिहास। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।